हर इंसान के अंदर एक अधूरापन होता है, एक बेचैनी। आपने भी कभी सोचा होगा, क्यों ऐसा लगता है कि अभी जो है वो काफी नहीं है? क्यों हम रुक नहीं पाते, खुश नहीं रह पाते? हमें लगता है कि अगर हम थोड़ी और तरक्की कर लें, थोड़े और पैसे कमा लें, या वो चीज पाले जो अभी नहीं है, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम वो पा लेते हैं, थोड़ी देर को खुशी मिलती है, फिर वही खालीपन लौट आता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी तृप्ति कभी स्थायी नहीं होती? द मॉलिक्यूल ऑफ मोह किताब हमें इसका गहरा और वैज्ञानिक जवाब देती है, और वो जवाब है डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा केमिकल जो हमारे दिमाग में काम करता है और जो हमें आगे बढ़ने, कुछ नया करने, कुछ बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यही डोपामिन हमें कभी रुकने नहीं देता। ये हमें सिर्फ भविष्य की तरफ धकेलता है और वर्तमान को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे फैसले, हमारी चाहतें, हमारी राजनीति, प्यार, क्रिएटिविटी, सब कुछ डोपामिन के इशारे पर चलता है। डोपामिन हमें सिखाता है कि जो तुम्हारे पास है वो काफी नहीं है। वो विस्पर करता है और चाहिए और चाहिए, और हम उस आवाज के पीछे दौड़ते हैं बिना ये समझे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अब सोचिए, आपने कोई बड़ा सपना देखा, उस सपने को पाने के लिए मेहनत की, दिन रात एक कर दिए, फिर एक दिन वो सपना पूरा हो गया। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद आपको लगने लगा बस यही था, अब क्या? यही डोपामिन की चाल है। किताब कहती है डोपामिन दो तरह का होता है। एक है वांटिंग डोपामाइन, जो हमें चीजों की लालसा कराता है। दूसरा है लाइकिंग डोपामाइन, जो हमें किसी चीज को पाने के बाद खुशी देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डोपामिन का ज्यादातर हिस्सा वांटिंग में लगा होता है, लाइकिंग में नहीं। मतलब हम जिस चीज को पाने के लिए जान लगा देते हैं, उसे पाने के बाद हमें उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी हम सोचते हैं, और फिर हम अगली चीज के पीछे दौड़ते हैं। डोपामिन विजनरी है। वो दूर की चीजें देखता है, भविष्य में जीता है। वो कहता है अभी जो है वो अच्छा है, लेकिन बेहतर हो सकता है। और इसी बेहतर की चाह में हमारी जिंदगी बीतने लगती है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान पूरी तरह से डोपामिन के कंट्रोल में हो जाए तो क्या होगा? वो हमेशा भविष्य की तरफ भागेगा और कभी वर्तमान का स्वाद नहीं ले पाएगा। इसीलिए किताब एक और जरूरी डिस्टिंक्शन देती है, डोपामिनिक माइंड बनाम हियर एंड नाउ माइंड। डोपामिनिक माइंड हमेशा आगे की सोचता है, प्लान करता है, चाहता है, जबकि हियर नाउ माइंड वो हिस्सा है जो वर्तमान को अनुभव करता है। स्वाद, गंध, स्पर्श, संगीत, प्यार, ये सब इसी में आता है। डोपामिन कहता है भविष्य देखो, हियर एंड नाउ कहता है अभी जियो। जब ये दोनों संतुलन में हो तो इंसान प्रगति भी करता है और संतोष भी महसूस करता है। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ डोपामिन के चंगुल में फंसे होते हैं, हमेशा कुछ नया, कुछ और, कुछ बड़ा पाने की चाह में। इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। राजनीति, धर्म, विज्ञान, व्यापार, हर क्षेत्र में डोपामिन अपना खेल खेलता है। उदाहरण के लिए राजनीतिक विचारधारा। डोपामिन हाई वाले लोग अक्सर उदारवादी सोच रखते हैं। वो नए आइडियाज को अपनाने में जल्दी होते हैं, बदलाव की बात करते हैं, प्रकृति को बढ़ावा देते हैं। वही लोडोपामिनिक लोग अक्सर परंपरा, स्थिरता और सुरक्षित चीजों से जुड़ते हैं। वो बदलाव को संदेह की निगाह से देखते हैं, क्योंकि बदलाव में रिस्क है और डोपामिन रिस्क के बिना अधूरा है। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया को सिर्फ डोपामिन वाले लोग चला रहे हों तो क्या होगा? वो नई नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे, चांद पर बसने की सोचेंगे, इंसानी शरीर को मशीन में बदलने के प्लान बनाएंगे। लेकिन क्या वो खुश होंगे? शायद नहीं, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा उस चीज पर होगा जो अभी हासिल नहीं हुई है। दूसरी तरफ, अगर सब लोग सिर्फ हियर एंड नाउ माइंड वाले हों तो वो जमीनी रहेंगे, वर्तमान का आनंद लेंगे। लेकिन शायद नए आविष्कार, खोज या प्रगति की रफ्तार धीमी हो जाएगी।
इसलिए जरूरत है बैलेंस की। किताब बताती है कि डोपामिन हमारी जिंदगी का इंजन है, लेकिन अगर हम उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे रहे तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि डोपामिन को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पा रहे हो, उसे बस और चाहिए। यही वजह है कि कुछ लोग करोड़पति बनकर भी दुखी रहते हैं, कुछ लोग बार बार रिलेशनशिप बदलते हैं, कुछ लोग आदतों के गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि डोपामिन उन्हें कभी रुकने नहीं देता। अब जरा प्यार को ही ले लीजिए। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो डोपामिन हाई होता है, दिल तेजी से धड़कता है, हर पल एक्साइटिंग लगता है। लेकिन जैसे ही रिश्ता स्थिर हो जाता है और नया कुछ नहीं होता, डोपामिन गिरने लगता है। फिर इंसान को लगने लगता है शायद अब वो बात नहीं रही, और कई बार लोग एक के बाद एक रिलेशनशिप में जाते हैं सिर्फ उस शुरुआती एक्साइटमेंट के लिए। लेकिन वो भूल जाते हैं कि स्थायी प्यार डोपामिन से नहीं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जैसे दूसरे केमिकल से बनता है, जो गहराई, स्थिरता और जुड़ाव लाते हैं। यानी सच्चा प्यार डोपामिन से शुरू हो सकता है, लेकिन उसे टिकाने के लिए और बहुत कुछ चाहिए। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां डोपामिन सबसे ज्यादा अपना असर दिखाता है, लत यानी एडिक्शन। चाहे वो ड्रग्स की लत हो, मोबाइल स्क्रॉलिंग की, पोर्न की, गेमिंग की या शॉपिंग की, इन सब के पीछे एक ही चीज काम करती है, डोपामिन। हर बार जब कोई इंसान वो चीज करता है जो उसे शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देती है, उसका डोपामिन स्पाइक करता है और दिमाग उस फीलिंग को फिर से पाना चाहता है। तो वो इंसान बार बार वही चीज दोहराता है, चाहे वो उसे नुकसान ही क्यों न पहुंचा रही हो। डोपामिन हमें सिखाता है तुरंत खुशी चाहिए, और हम भूल जाते हैं कि जो तुरंत खुशी देता है वो अक्सर धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। अब सोचिए, सोशल मीडिया, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, ये सब डोपामिन रिलीज करते हैं। यही वजह है कि लोग बार बार फोन चेक करते हैं, बार बार रील्स स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि हर बार एक छोटी सी उम्मीद होती है कि कुछ नया, कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन जब कुछ नया नहीं मिलता तो दिमाग बेचैन हो जाता है, और वही बेचैनी इंसान को डोपामाइन की गुलामी में धकेल देती है। अब सवाल उठता है, क्या डोपामिन सिर्फ बुरा है? नहीं, डोपामिन ने ही इंसान को गुफाओं से निकालकर चांद तक पहुंचाया है। नए विचार, नई खोज, नया आविष्कार, ये सब डोपामिन की ही देन है। डोपामिन विजनरी होता है, वो वर्तमान की सीमाओं को तोड़कर कल्पनाओं की दुनिया में जीता है। वो कहता है क्या हो अगर, और यहीं से साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट का जन्म होता है। एक पेंटर जब कोई नया कैनवस शुरू करता है, एक लेखक जब एक नई कहानी की पहली लाइन लिखता है, एक एंटरप्रेन्योर जब कोई नया आइडिया लॉन्च करता है, उस वक्त उनके दिमाग में डोपामिन बहुत सक्रिय होता है। क्रिएटिविटी डोपामिन से ही उपजती है, लेकिन जैसे ही वो चीज रूटीन बन जाती है, यानी वही पेंटिंग को कंप्लीट करना, एडिटिंग करना, एक बोरिंग बिजनेस रिपोर्ट बनाना, डोपामिन की मात्रा घटने लगती है और वहीं से स्ट्रगल शुरू होता है। कई क्रिएटिव लोग बहुत इंस्पायर्ड होकर शुरू करते हैं, लेकिन फिनिश नहीं कर पाते, क्योंकि शुरुआत में डोपामिन हाई होता है और धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि इंसान डोपामिन से प्रेरणा ले, लेकिन उसी पर निर्भर न रहे। कभी कभी काम पूरा करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, ना कि सिर्फ मोटिवेशन। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की गहराई की। डोपामिन हमें नए रिश्तों की तरफ खींचता है, नए चेहरे, नई आवाज, नई पॉसिबिलिटी। लेकिन जब एक रिश्ता स्थिर हो जाता है, जब नॉवेल्टी नहीं रहती, तब डोपामिन अपनी रुचि खोने लगता है। यहीं पर दूसरी ब्रेन केमिकल्स का रोल शुरू होता है, जैसे ऑक्सीटोसिन जो बॉन्डिंग बढ़ाता है, सेरोटोनिन जो स्टेबिलिटी देता है, और एंडोर्फिन्स जो कंफर्ट देते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में सिर्फ डोपामिन से काम नहीं चलता, वहां कमिटमेंट, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, जो हियर एंड नाउ माइंड से आता है। अब इस बात को व्यापार में देखिए। एक बिजनेसमैन को जब कोई नया आइडिया आता है, उसकी आंखें चमकने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है, उसे लगता है ये आइडिया मेरी जिंदगी बदल देगा।
वो रात रात भर जागकर उस पर काम करता है। वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी सब डोपामिन से आती है। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, चैलेंजेस आते हैं, रूटीन काम शुरू होता है, वही इंसान बोर होने लगता है। अब उसमें वही जोश नहीं रहता। वो अगले नए आइडिया की तलाश में निकल पड़ता है। यानी डोपामिन हमें शुरुआत करने में माहिर बनाता है, लेकिन फिनिश करने में नहीं। द मॉलिक्यूल ऑफ मोर यही बताता है कि जिंदगी में प्रगति के लिए डोपामिन जरूरी है, लेकिन संतुलन के लिए हियर एंड नाउ माइंड की जरूरत और भी ज्यादा है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ डोपामिन के पीछे भागता रहे तो क्या होगा? वो कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा। उसे हमेशा लगेगा कि जो है वो कम है और जो चाहिए वो दूर है। वो अपने पार्टनर से ऊब जाएगा, अपनी जॉब से परेशान हो जाएगा, अपने घर, शहर, जिंदगी से नाखुश हो जाएगा, क्योंकि डोपामिन उसे हर बार कहेगा और चाहिए। अब इसे राजनीति में देखिए। एक नेता जो बदलाव लाने की बात करता है, क्रांति की बात करता है, वो डोपामिनिक होता है। वो स्टेटस क्वो को तोड़ना चाहता है। दूसरी तरफ एक नेता जो स्थिरता, परंपरा और संस्कृति की बात करता है, वो हियर एंड नाउ माइंड से प्रेरित होता है। और राजनीति में टकराव इन्हीं दो के बीच होता है, बदलाव बनाम स्थिरता। लेकिन देश को चलाने के लिए दोनों की जरूरत होती है। अगर सिर्फ बदलाव हो तो केओस होगा, अगर सिर्फ स्थिरता हो तो स्टैग्नेशन होगा। इसलिए संतुलन ही बुद्धिमत्ता है। अब आइए बात करते हैं सेल्फ सैबोटेज की। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग क्यों अपने अच्छे चल रहे रिश्ते को अचानक तोड़ देते हैं, या अच्छी नौकरी को छोड़ देते हैं, या किसी प्रोजेक्ट को पूरा होने से ठीक पहले छोड़ देते हैं? किताब कहती है ऐसा कई बार डोपामिन के कारण होता है। जब चीजें स्टेबल हो जाती हैं, जब नॉवेल्टी नहीं रहती, डोपामिन गिरने लगता है और इंसान को लगता है कि कुछ एक्साइटमेंट मिसिंग है। वो बॉर्डम को कंफ्यूजन समझता है और सब कुछ तोड़कर किसी नए थ्रिल की तरफ बढ़ता है। यही वजह है कि कई बार हम उस चीज को भी छोड़ देते हैं जो हमें सुख दे रही होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि डोपामिन का थ्रिल नहीं मिल रहा। अब समझते हैं कि डोपामिन हमारी सोच और विचारधारा को किस हद तक प्रभावित करता है। किताब बताती है कि डोपामिन का एक सीधा संबंध हमारी राजनीतिक सोच से है। जिन लोगों में डोपामिन का स्तर ज्यादा होता है, वो अक्सर नई सोच, बदलाव और रिस्क को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। वो चाहते हैं कि समाज तेजी से बदले, पुरानी व्यवस्थाएं तोड़ी जाएं और नया कुछ बनाया जाए। लेकिन जिनमें डोपामिन का स्तर कम होता है, वो स्थिरता में विश्वास रखते हैं। वो परंपरा को महत्व देते हैं, बदलाव से डरते हैं और मानते हैं कि धीरे धीरे चलना ही समझदारी है। यानी सिर्फ आपके पॉलिटिकल विचार आपके अनुभव या शिक्षा से नहीं, आपके ब्रेन के केमिकल स्तर से भी जुड़ सकते हैं। अब सोचिए, अगर कोई समाज पूरी तरह डोपामिन ड्रिवन हो जाए तो क्या होगा? लोग लगातार नए इन्वेंशंस पर काम करेंगे, नई टेक्नोलॉजी, नई राजनीति, नए विचार, लेकिन साथ ही उनका ध्यान स्थिरता से हटता जाएगा। रिश्ते कमजोर होंगे, गहराई कम होगी, वर्तमान से जुड़ाव कमजोर होगा। वही अगर कोई समाज सिर्फ हियर एंड नाउ माइंड से चले तो वो इनोवेशन खो देगा। वो बस वही करता रहेगा जो सदियों से करता आया है, नया कुछ नहीं सोचेगा, न बदलाव लाएगा। यानी दोनों ही जरूरी है, भविष्य की ओर देखने वाला डोपामिन और वर्तमान को महसूस करने वाला आनंद। द मॉलिक्यूल ऑफ मोर एक और बहुत जरूरी चेतावनी देता है। डोपामिन इंसान को विजनरी बनाता है, लेकिन विजनरी बनने की एक कीमत होती है, लोनलीनेस। कई लोग जो बड़ी बड़ी सोचते हैं, जो नई खोज में लगे रहते हैं, वो अक्सर अपने परिवार, दोस्तों और सामाजिक जीवन से कट जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा किसी भविष्य की चीज पर होता है। वो डिनर टेबल पर होते हुए भी अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। वो पार्क में बैठकर भी अपने फोन में खोए होते हैं। वो फिजिकल रूप से तो आसपास होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और धीरे धीरे ये डिस्कनेक्ट बढ़ता जाता है और ये गिरफ्त बहुत सूक्ष्म होती है, हमें पता भी नहीं चलता
और हम उसकी पपेट बन जाते हैं। इसलिए किताब कहती है, डोपामिन को समझना इंसान को समझना है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानोगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप खुद को कभी डायरेक्शन नहीं दे पाओगे। आप वही करोगे जो दिमाग कहेगा, और दिमाग वही कहेगा जो डोपामिन चाहेगा। अब सवाल आता है, क्या हम डोपामिन को कंट्रोल कर सकते हैं? सीधा जवाब है नहीं, लेकिन हम उससे रिश्ता बदल सकते हैं। हम उसे समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उसे मास्टर कर सकते हैं। किताब कहती है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। जब आप जानने लगते हैं कि किस चीज से आपका डोपामिन ट्रिगर होता है, तो आप उसे मैनिपुलेट नहीं, मैनेज करना सीखते हैं। आप जानबूझकर स्लो मोमेंट्स चुनते हैं, आप इंटेंशनली पॉज करते हैं, आप किसी चीज को सिर्फ डिजायर से नहीं, ग्रैटिट्यूड से देखने लगते हैं। और जब ग्रैटिट्यूड आता है, तब डोपामिन थोड़ा शांत हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अब बात आती है सबसे जरूरी सवाल की, क्या हम डोपामिन के साथ एक समझदारी का रिश्ता बना सकते हैं? क्या हम इसका इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसकी गुलामी से बच सकते हैं? द मॉलिक्यूल ऑफ मोर का सबसे गहरा संदेश यही है, डोपामिन को ना दबाओ, ना छोड़ो, बस उसे डायरेक्शन दो। डोपामिन विजनरी है, उसे नए आइडियाज पसंद है, नई खोज, नई उम्मीदें। लेकिन अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे, तो वो आपको कभी चैन से नहीं बैठने देगा। आप एक सक्सेस को हासिल करोगे, वो कहेगा नेक्स्ट। आप प्यार पाओगे, वो कहेगा बेटर। आप शांति चाहोगे, वो बोलेगा क्या ये काफी है? और यही वो जगह है जहां जरूरत है एक कॉन्शियस ब्रेक लगाने की। जब डोपामिन कहे और चाहिए, तब आपका इनर सेल्फ कहे क्यों चाहिए। ये क्यों का सवाल ही आपकी आजादी की शुरुआत है, क्योंकि डोपामिन का मकसद सिर्फ एक्शन है, डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन आपको देना है, और डायरेक्शन देने के लिए जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस। आपको जानना होगा कि कब आप वाकई किसी जेन्युइन पैशन के पीछे भाग रहे हैं और कब आप बस बॉर्डम से भाग रहे हैं। कभी कभी जो हम गोल समझते हैं, वो बस एक डिस्ट्रैक्शन होता है, एक इल्यूजन जिसे डोपामिन ने हमें बेच दिया होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने गोल्स को फिल्टर से गुजारें। क्या ये गोल मेरी वैल्यूज से जुड़ा है? क्या इसमें लॉन्ग टर्म मीनिंग है? क्या ये सिर्फ नया है या वाकई जरूरी भी है? डोपामिन हमें ऊपर उठाता है, लेकिन उसी ऊंचाई पर खो भी देता है। हमें उसे जमीन पर उतारना होगा। अब किताब हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका देती है, डोपामिन को मास्टर करने का तरीका। जब भी कोई नया विचार, नई चाह या नई क्रेविंग पैदा हो, रुकिए, सांस लीजिए, अपने शरीर के भीतर उस एक्साइटमेंट को महसूस कीजिए। फिर खुद से पूछिए, क्या ये क्रेविंग मेरी आत्मा से आई है या बस मेरे ब्रेन केमिस्ट्री की चाल है? और अगर जवाब आता है ये सिर्फ एक केमिकल रिस्पॉन्स है, तो उसे जाने दीजिए। हर इंपल्स पर एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। कई बार वो इंपल्स बस टेस्टिंग होती है, जैसे कोई वेव जो आई और चली गई। आप वेव नहीं, आप ओशन है। अब बात करते हैं फुलफिलमेंट की। अचीवमेंट डोपामिन देता है, लेकिन फुलफिलमेंट प्रेजेंट मोमेंट से आता है। जब आप किसी बच्चे की आंखों में देख रहे होते हैं, जब आप किसी पेड़ की छाव में बैठे होते हैं, जब आप कोई सिंपल मील खा रहे होते हैं, तब आपको डोपामिन नहीं, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन मिलते हैं, यानी स्थिरता की खुशी। ये वो खुशी है जो फेड नहीं होती, जो भीतर से आती है, जो सटल होती है लेकिन सच्ची होती है। द मॉलिक्यूल ऑफ मोर हमें बताती है कि डोपामिन हमें इंस्पायर करता है, लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं है। हमें अपने भीतर एक ऐसी जगह बनानी होगी जहां हम अपनी इच्छाओं को देख सकें, समझ सकें और फिर चुन सकें कि किसके पीछे जाना है और किसे छोड़ देना है। यानी हम इंपल्सिव ना हो, इंटेंशनल हो। अब सोचिए, अगर आप अपने डोपामिन को पहचान ले, उसका उपयोग करना सीख ले और उसी वक्त वर्तमान का रस भी लेना सीख ले, तो आपकी जिंदगी कितनी संतुलित हो सकती है। आप आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन भागते नहीं। आप चाहेंगे, लेकिन जलेंगे नहीं। आप पाएंगे,
लेकिन खोएंगे नहीं। और यही अल्टीमेट बैलेंस है जो इस किताब का सबसे गहरा संदेश है। किताब के अंत में जॉनथन कहते हैं, डोपामिन तुम्हें लगातार मोड़ के पीछे भेजेगा, लेकिन जिंदगी तब बदलती है जब तुम खुद से कह सको, आज जो है वो भी सुंदर है। यही लाइन इस पूरी किताब का सार है। जिंदगी का अर्थ सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, जिंदगी का अर्थ है रुककर उस पथ पर देखना जो तय किया, उसे महसूस करना और उसे स्वीकार करना। हम सबके अंदर डोपामिन है, हम सबके अंदर अधूरी इच्छाएं हैं, लेकिन जब हम उन्हें पहचान लेते हैं तब वो हमें चलाते नहीं, हमारे साथी बन जाते हैं। तो अगली बार जब तुम्हारे अंदर कोई लालसा उठे, कोई नई चीज की भूख लगे, तो अगली बार जब तुम्हारे अंदर कोई नई चाह उठे, एक नया स्पार्क जगे, तो एक पल ठहर कर पूछना खुद से, क्या ये सच में मेरी आत्मा की पुकार है या बस एक और मॉलिक्यूल ऑफ मोर?